हेलो एवरीवन, कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमी प्रैक्टिस सीरीज। इसमें कुल हम कोशिश करेंगे प्रीलिम्स से पहले 27 जून से पहले हम 1500 एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इकोनॉमिक्स से कम इंडियन इकोनॉमी से कम 15 से 20 क्वेश्चन के आसपास लगभग देखने के लिए मिलते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों जोड़ करके, जो करंट अफेयर में हो वो भी और स्टैटिक पोर्शन दोनों से जोड़ के मिलते हैं इतने क्वेश्चन। इसके वेटेज को देखते हुए हम 1500 क्वेश्चन कम से कम प्रैक्टिस करेंगे इस टॉपिक से, इंडियन इकोनॉमी। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक और इकोनॉमिक्स दोनों में डिफरेंट क्या होता है, अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था में अंतर क्या होता है, इससे संबंधित डिफरेंस को लेकर के क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं आज का सीरीज। आगे बढ़े उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आपको अगली सीरीज का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। समष्टि अर्थव्यवस्था, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किन किन आर्थिक मुद्दों को सम्मिलित किया जाता है, आपको ये बताना। देखिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, कुछ सेकंड के लिए रुकेंगे, आप कोशिश कीजिए उतने समय अपना आंसर चयन कर लीजिए, फिर हम आंसर पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहला कथन दिया है यहाँ, समष्टि अर्थव्यवस्था मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो नहीं है। देखिए इसके अंतर्गत पहला दिया है राजकोषीय नीति, 2 दिया है मौद्रिक नीति, 3 दिया है मुद्रास्फीति एवं अस्फीति, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की बात कर रहा है, और चौथा दिया है सरकारी बजट। तो बताइए इनमें कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आता है, समष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए 2 तरह की होती है अर्थव्यवस्था, एक होता है माइक्रो लेवल की समझते हैं, एक मैक्रो लेवल की। मैक्रो मतलब जैसे माइक्रो की बात करेंगे तो बेएसटी हो जाएगा, मतलब इसको हिंदी में कहते हैं माइक्रो की बेएसटी, मतलब व्यक्ति के स्तर पर एक व्यक्ति क्या उपभोग करता है, कितनी खर्चा करता है उस चीज़ को। एक उद्योग को लेकर के जब बात करेंगे तो बेएसटी हो जाएगा। लेकिन जब बहुत बड़े अर्थव्यवस्था की बात करेंगे, बाजार की बात करेंगे, राजकोषीय नीति, मौद्रिक नीति, सरकार की बजट, मुद्रास्फीति, अस्फीति, इन सब की बात करेंगे बड़े स्तर पे, तो क्या हो जाएगा समष्टि अर्थव्यवस्था, मतलब सबको समाहित करके बात करने वाली की समष्टि अर्थव्यवस्था करते हैं। देखिए कुछ ऐसे हम एग्जाम्पल के रूप में समझ लें तो किनको किनको समाहित करेंगे, तो सरकार की राजकोषीय नीति हो गई, मौद्रिक नीति हो गई, मुद्रास्फीति अस्फीति हो गई, सरकार का बजट हो गया, भुगतान संतुलन, विनिमय दर, मुद्रा आपूर्ति एवं साख सृजन, रोजगार इत्यादि, ये सारे मुद्दे हम किस में समझ गए थे, समष्टि अर्थव्यवस्था में। व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंदर समझ लें तो देखिए एक उद्योग मतलब एक कंपनी का नुकसान फायदा, एक व्यक्ति का नुकसान फायदा, प्रति व्यक्ति उपभोग, एक व्यक्ति का उपभोग खर्चा, उसकी आय, ये सब हम किस में सम्मिलित करते हैं, व्यष्टि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इनको बस थोड़ा समझने की जरूरत होती है। एग्जामिनर आपसे यही समझना चाहता है कि आप कितना इस चीज़ को अप्लाइड तरीके से समझ पा रहे हैं, कितने अच्छे से समझे हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, कोई बाजार जिसमें किसी विशेष उत्पाद के विक्रेता अधिक संख्या में हैं, लेकिन प्रत्येक विक्रेता किंचित भिन्न परंतु मिलते जुलते उत्पाद बेचते हैं। तो बताइए इसका संबंध किससे है, मिलते जुलते उत्पाद बेचते हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी डिफरेंट भी है, तो इसके बारे में किसकी बात कर रही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और जिन लोगों ने इसमें लगा है कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा, तो उनका बिल्कुल सही। देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा किसे कहते हैं, यहाँ पे एकाधिपत्य कहते हैं, एकाधिकार किसे कहते हैं, अल्पाधिकार किसे कहते हैं, आप ये समझिए। देखिए अगर किसी अर्थव्यवस्था में आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना है, उसका केवल एक ही विकल्प बचा हो और कोई एक ही कंपनी बेचती हो, तो उसको क्या कहते हैं, एकाधिकार कहते हैं। एकाधिकार यहाँ पे है, एकाधिकार यहाँ पे कहते हैं मतलब केवल आप ही अकेले बेच रहे हैं कोई एक कंपनी, तो उसको एकाधिकार कहते हैं। अगर मान लीजिए आप कोई चीज़ लेने जा रहे हैं, उसको खूब सारे विकल्प अवेलेबल हैं, तो उसको क्या कहते हैं, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, मतलब वहाँ पे काफ़ी प्रतिस्पर्धा है, प्राइस मतलब तुलनात्मक रूप से कम ही मिलेगा, आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। और देखिए अल्प अधिकार, अल्प अधिकार का क्या कहते हैं, ऐसी स्थिति जिसमें विक्रेताओं की संख्या कम हो और क्रेताओं की संख्या ज़्यादा हो, मतलब 4-5 ही विक्रेता हैं लेकिन खरीदने वाले हज़ारों हैं, ऐसे में क्या कहते हैं, इस स्थिति को कहते हैं अल्प अधिकार। लेकिन एकाधिकार तो आपको समझा ही दिए, एकाधिकार क्या होता है। और एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या कहते हैं कि कुछ ही लोग रहें मतलब, और खरीदने वाले ज़्यादा रहें। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। एकाधिकार, अल्पाधिकार और पूर्ण अधिकार, प्रतिस्पर्धा, अल्प प्रतिस्पर्धा। अल्प प्रतिस्पर्धा किस स्थिति को कहते हैं, तो बताइए। जैसे कि 10 लोग यहाँ पे हैं और 2 दुकानें हैं जो दोनों की ज़रूरतें पूरी कर देती है, तो अल्प प्रतिस्पर्धा यहाँ हो गया, कोई खास प्रतिस्पर्धा भी नहीं है क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा नहीं है और सेलर भी ज़्यादा नहीं है, दोनों के बीच संतुलन है, तो अल्प प्रतिस्पर्धा उस स्थिति को कहते हैं। लेकिन अल्प अधिकार तब कहते हैं जब क्या होगा, ज़्यादा लोग खरीदने वाले हों, कम लोग मतलब बेचने वाले हों, तो दोनों में क्या होगा, अल्प अधिकार। 2 ही 4 मिल करके पूरे लोगों को सर्व कर रहे हैं, तो उस स्थिति को अल्प अधिकार कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, वस्तु की मांग किसको निर्दिष्ट करती है। ये कह रहा है उस वस्तु की इच्छा, उस वस्तु की इच्छा मतलब वस्तु की मांग किस पर निर्भर करती है, उस वस्तु की इच्छा मतलब उसके प्रति आपकी कैसी इच्छा है, ये बात कह रहा है पहला कथन। दूसरा कथन कह रहा है उस वस्तु की आवश्यकता। तीसरा कथन कह रहा है वो उस वस्तु की मांगा गया परिणाम। और डी कह रहा है किसी विशिष्ट समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम। तो वस्तु की मांग क्या होता है, आपको ये बताना है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने ये डी देखा है वो बिल्कुल सही है। देखिए किसी वस्तु का मांग जो होता है वो हर सीजन में एक बराबर नहीं होता है, फ्लक्चुएट करता रहता है। ऐसे रेट बढ़ते घटते रहते हैं, मतलब ऐसे नहीं, इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएट करता रहता है ऐसे। मतलब होली दिवाली को, चलिए चिकन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। चिकन का क्या करें देखेंगे आप, मान लीजिए नीचे यहाँ पे जो जब डाउन हुआ है तो दशहरा मान लीजिए, हिंदू समाज में क्या होता है दशहरे के समय में लोग चिकन कम खाते हैं, तो डाउन हो गया। अब जैसे ही दशहरा खत्म हुआ तो फ्लक्चुएट करके ऊपर चला गया, या इसको ऊपर वाले को 10 होली मान लीजिए, क्योंकि हिंदू समाज में ज़्यादातर होली में लोग चिकन खाना पसंद करते हैं, चिकन मटन खाना पसंद करते हैं, तो ऊपर बढ़ गया, फिर तुरंत नीचे आ गया। तो फिर दिवाली मान लीजिए, दिवाली हो गया और अन्य त्यौहार होते हैं जिस कंडीशन में लोग कम डिमांड करते हैं, तो वहाँ पे ऐसे समझ सकते हैं। तो यही यहाँ पे चीज़ कह रहा है, डी किसी विशेष समयावधि के दौरान किसी निश्चित कीमत पर मांगा गया परिणाम होता है क्या, वस्तु की मांग। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अपवादित मांग वक्र वह है जिसकी ढाल कैसी होती है, आपको ये बताना है। अपवादित मांग की दाहिनी और अधोमुखी, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा अभी हम इसको एक्सप्लेन कर देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बी कह रहा है दाहिनी और उपमुखी, अधोमुखी उपमुखी, और सी कह रहा है क्षैतिज, और डी कह रहा है बाईं और उपमुखी। तो बताइए इसमें से अपवादित मांग वक्र किसको रिप्रेजेंट करता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें जिन लोगों ने लगाया बी, उनका बिल्कुल सही है। क्यों सही है, अब देखिए अपवादित मांग मतलब कोई ऐसी चीज़ है जिसकी कीमत बढ़ने के साथ उसकी मांग बढ़ने लगती है। तो ऐसे क्या होता है, कब स्थिति ऐसी उत्पन्न हो सकती है। मान लीजिए कल को अफवाह मार्केट में आ गया, उड़ गया कि कल से नमक बिकना बंद हो जाएगा और नमक 200 रुपये केजी हो गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन डिमांड भी बढ़ते चला जाएगा। आप एक ग्राफ बनाइए, सीधे हम ग्राफ बनाते हैं। मान लीजिए एक ग्राफ ऐसे हो गया, हम यहाँ इधर प्राइस लिख देते हैं और इधर क्वांटिटी। देखिए ऐसी कंडीशन में होता क्या है कि मान लीजिए कीमत बढ़ने लगती है तो डिमांड भी बढ़ने लगता है, तो ऐसे हो जाएगा। तो बताइए किधर हो रहा है, दाहिने तरफ, आपका राइट इधर ही होगा, दाहिने तरफ हो रहा है। अपरमुखी ऊपर बढ़ रहा है ना, नीचे नहीं गिर रहा है। नीचे गिरने का मतलब होता है कीमत गिरना और क्वांटिटी बढ़ते चले जाना, धीरे धीरे नीचे गिरेगा तब। उम्मीद आपको समझ आ गया। और अगर देखिए कि जब दाहिने तरफ होगा, अधोमुखी मतलब दाहिने तरफ गिरे, इस साइड में गिरे, तो कीमत बढ़ रही है लेकिन क्वांटिटी भी घट रही है। तो ये चीज़ यहाँ रिप्रेजेंट करता है। लेकिन ये जो कह रहा है कि अपवादित मांग वक्र जैसे कीमत बढ़ने लगेगी, पता चल गया आपको शॉर्टेज है मार्केट में, तो लोग ज़्यादा खरीदने लगते हैं ऐसी कंडीशन में। तो इसका आंसर सही हो गया बी जिन लोगों को लगा था उनका बिल्कुल सही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह दर जिस पर उपभोक्ता एक वस्तु को दूसरी वस्तु से संतुष्ट का स्तर बदले बिना प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है, उसे क्या कहते हैं। तो बताइए, कथन ए दिया है प्रतिस्थापन की सीमांत दर, बी दिया है तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर, सी दिया है हासमान सीमांत उपयोगिता, और डी दिया है सम सीमांत उपयोगिता। तो बताइए कौन सा सही है इसमें। उम्मीद है आप सभी लोगों ने सही लगा लिया होगा। देखिए प्रतिमान की सीमांत दर, जैसे कि कोई प्रोडक्ट है, अगर मैं कहता हूँ कि ये पार्ले जी बिस्किट है और दूसरा यहाँ पे समझिए कोई अन्य बिस्किट, नाम तो हमें नहीं याद आ रहा है लेकिन फिलहाल दूसरी बिस्किट मान लीजिए, दोनों में क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं है, प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं है, आप दोनों पे किसी पे भी शिफ्ट कर सकते हैं। ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन की सीमांत दर। मतलब दोनों को एक जगह रिप्लेस कर लेंगे तो कोई आपको खास डिफरेंस नहीं पड़ेगा, दोनों की दर एक समान है, समकालिक है दोनों। सीमांत गांधी का नाम सुने होंगे, उस तरीके से भी इसको समझ लेंगे। सीमांत मतलब दोनों एक ही क्वालिटी के हैं, एक ही समय के हैं, एक ही हर गुणवत्ता दोनों की एक ही है, तो उसको कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों के साथ कृषि तथा सेवा क्रियाकलाप संबद्ध हैं। तो आपको यहाँ समझना होगा कि कृषि किस सेक्टर में आता है और सेवा किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी के अंतर्गत किस में आता है, यह आपको ये समझने की जरूरत है। अगर ये आप जानते हैं तो बहुत आसानी से आंसर लगा लेंगे। पढ़ते ही आप लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसको कृषि को जो भी प्राकृतिक चीज़ें से प्रोड्यूस होती हैं उनको किस में रखते हैं, प्राइमरी में रखते हैं। प्राइमरी कौन सा हो गया, प्राइमरी प्रोड्यूसर जो नेचुरल से सीधे उत्पादन करते हैं। और सेवा सेक्टर किस में आता है, ये टर्सरी है। तो जिनमें आपको प्रथम और तृतीय दिख रहा है वो आपका आंसर सही होगा। ए में दिख रहा है तो ये बिल्कुल सही है, जिन लोगों ने ये लगाया था उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रकृति से उत्पन्न होने वाली चीज़ें होती हैं, इसमें एग्रीकल्चर में देते प्राइमरी हो गया। और सेवा जैसे कि हम जब सेकेंडरी में मैन्युफैक्चर करके उसको सर्व करते हैं तो टर्सरी में आ जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से बढ़िया तरीके से समझा रहा हूँ मैं। जैसे ज़मीन मान लीजिए, इतनी बड़ी ज़मीन है, यहाँ से आलू उत्पादन हुआ, आलू को जब उत्पादन किया तो प्राइमरी में आ जाएगा। जैसे ही उसको धुल के आपने चिप्स बना दिया, चिप्स बनाने की प्रक्रिया जो होगी वो सेकेंडरी हो गया। जैसे ही आप इसको पैक करके मार्केट दुकान पर उतार दिए तो वो टर्सरी हो गया। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें कथन ये दिया है मुद्रा पूर्णतः नियंत्रित में होती है। बी दिया है घाटे की वित्तीय व्यवस्था होती है। सी दिया है केवल निर्यात होता है। और डी दिया है न तो निर्यात होता है न ही आयात होता है। तो बताइए बंद अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया बिल्कुल सही लगाया है। देखिए 1991 से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग इसी कैटेगरी में आती थी, क्लोज इकोनॉमी के रूप में। क्यों? क्योंकि हम हमेशा वस्तु प्रतिस्थापन सिद्धांत को अपनाते थे। जैसे कि हमारे वहाँ अम्बेसडर कार क्या करती थी, अन्य प्रोडक्ट को इतना टैक्स लगा देते थे कि उसको लोग एफोर्ड ना कर पाए, अम्बेसडर को एफोर्ड कर ले। तो वैसे ही कुछ अन्य प्रोडक्ट होते थे जिन पे खूब सारा पहले टैक्स थोप देते थे, उसी के अकॉर्डिंग, उसी के समरूप दूसरा प्रोडक्ट हम अपने घरेलू स्तर पर उत्पादन करते थे, तो उसको वस्तु प्रतिस्थापन सिद्धांत कहते हैं। तो ये हम अपनाते थे उससे पहले, क्योंकि विदेशी कंपनियों को आने आगमन के लिए हम रोकते थे ताकि वो आ ना पाए। तो इसीलिए जिन लोगों ने लगाया था इसमें डी, उनका बिल्कुल सही है। आयात निर्यात पूर्णतः बंद हो तो उसको कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था, ताकि वो अपना खुद का उत्पादन खुद ही कर ले, जो चीज़ जरूरत है उसको खुद उत्पादन कर ले, तो उस स्थिति को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से उपादान किसी वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं? किसी मतलब कौन सा ऐसा कंडीशन है आप किसी वस्तु को खरीदना या नहीं खरीदना चाहेंगे, वो चीज़ें आपको ऐसे समझेंगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस क्वेश्चन को। ए दिया है वस्तु की कीमत, बी दिया उपभोक्ता किया है, और सी दिया है संबंधित माल की कीमतें। तो बताइए इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति की वस्तु की मांग को प्रभावित करता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया हो। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी, उनका बिल्कुल सही। देखिए आप किसी वस्तु की कीमत देखेंगे, मान लीजिए आपको एक बिस्किट, नॉर्मल बिस्किट 10 रुपये मिल जाता है, तो अगर आपको कोई 50 रुपये में बेचे तो आप खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे, छोड़ देंगे, क्योंकि ये कीमत ज़्यादा आपको लगेगा। या फिर आप हमेशा 2 रुपये के चॉकलेट खाते हैं, आपको अचानक 50 रुपये चॉकलेट को खिलाने खरीदने के लिए बोले तो आप खरीदना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि वो की कीमत ज़्यादा है। उपभोक्ता किया है तो आपको अगर आईफोन यूज़ करने का मन करे और आपकी आय केवल 50, 500, 500 रुपये पर डे है, तो आप आसानी से नहीं खरीदना चाहेंगे, क्योंकि आपके खर्चे इसमें से 300 रुपये हैं। तो आप ऐसे कंडीशन में कैसे करेंगे? तो आप अपनी आय से ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदना चाहेंगे। तो आय भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। अगर देखें संबंधित माल की कीमतें, तो ये भी एफर्ट डालता है। इसीलिए आप लोग देखते होंगे कि भारत में ज़्यादातर रोड पे जो लोग बेचते हैं, रेडी लगाने वाले, तो उनके ज़्यादा प्रोडक्ट बिक जाते हैं जितना कि मॉल में नहीं बिक पाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वांटिटी जहाँ होती है बेचने की, वो रेडी वाला ज़्यादा बेच देता है, लेकिन मॉल वाला क्वालिटी और प्राइस में ज़्यादा बेच देता है। ऐसे में देखें तो संबंधित माल की कीमतें कहीं ना कहीं इफेक्ट डालती हैं। इसीलिए क्योंकि ये सस्ती और महंगी होंगी तो लोग कम खरीदेंगे, और सस्ती होंगी तो ज़्यादा लोग खरीद लेंगे। तो ये चीज़ें समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार द्वारा कोई वस्तु जनता को निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है तो क्या होता है? ये यूपीएससी पहले पूछ चुकी है। ए है विकल्प लागत शून्य होती है, बी दिया है विकल्प लागत की अपेक्षा की जाती है, सी दिया है विकल्प लागत को उत्पादन के उपभोग से कर देने वाले जनता को आंतरित कर दिया जाता है, और डी दिया है विकल्प लागत को उत्पादन के उपभोक्ता से शासन को अंतरित कर दिया जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा सही है? अगर आपको मुफ्त में गवर्नमेंट कोई चीज़ उपलब्ध कराती है तो इसका मतलब क्या है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। मतलब इसका मतलब ये समझिए कि विकल्प लागत को उत्पाद के उपभोक्ता से कर देने वाले की ओर जनता को आंतरित कर दिया जाता है। जो उसकी लागत होगी उत्पाद की, मान लीजिए उपभोग करने वाला निःशुल्क में प्राप्त किया, लेकिन वो जो टैक्स देने वाला है उसकी ओर उसकी कीमत चली गई, क्योंकि वो टैक्स दिया था। टैक्स के पैसे को किस में खर्च किया गया? उस उत्पाद के लागत में। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। चलिए अगला देखते हैं। अगला कथन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? यहाँ पे नीचे का विकल्प गायब हो गया है, फिर भी आप कोशिश कीजिए। चलिए मैं इस पर लगाते रहो 1, 2 और 3। चलिए बताइए, उसे छोड़िए, बताइए किसकी आवश्यकता होती है किसी चीज़ के उत्पादन के लिए? चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं के और सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक होती है किसकी? ए दिया श्रम, 2 दिया है भूमि, 3 दिया मानव पूंजी और 4 दिया भौतिक पूंजी। तो बताइए किसकी आवश्यकता होती है वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए? उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लियो, इन सब की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन बस वैसे ही आपको नॉलेज के लिए था, आप आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं जिस सेक्टर में इनकी सबकी आवश्यकता होती है। देखिए यूपीएससी हमेशा पूछती है कि भारतीय क्षेत्र मतलब भौगोलिक क्षेत्र में उद्योगों के असमान वितरण के क्या क्या कारण है, तो आप वहाँ पे काउंट कर सकते हैं। भूमि तो सबके पास है, लेकिन भौतिक पूंजी नहीं है, मानव पूंजी नहीं है, श्रम पूंजी नहीं, इसीलिए वो भारत में उद्योगों का असमान वितरण है। बताइए हरियाणा में और क्यों ज़्यादा उद्योग हैं वहाँ पे? हरियाणा और ये अपना नोएडा रीजन लेकर के दिल्ली वाले रीजन में ही उद्योग हैं, लेकिन वहीं यूपी में कम है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे मानव पूंजी और श्रम पूंजी तो है, लेकिन मानव पूंजी और भौतिक पूंजी नहीं है। भूमि भी है, लेकिन ये दोनों चीज़ें ना होने के कारण, और ये दोनों चीज़ें अगर होंगी तो मार्केट भी तो होना जरूरी है। लोग महंगी गाड़ियाँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे उस रीजन के, क्योंकि गरीबी भी है। तो ऐसे समझेंगे तो आसानी से कर लेंगे उस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? कथन एक कह रहा है कि भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद मुद्रा और कच्चा माल इत्यादि को मदों को अस्थायी पूंजी माना जाता है। कथन 2 कह रहा है भौतिक पूंजी के अंतर्गत भवन, मशीन और औजार इत्यादि को मदों को कार्यशील पूंजी कहते हैं। 3 कथन कह रहे हैं भौतिक पूंजी को अस्थायी पूंजी तथा कार्यशील पूंजी के अंतर्गत बांटा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है?
ये थोड़े से टर्मिनोलॉजी हैं इकोनॉमिक्स के, तो कन्फ्यूज मत होइए, अभी इसको आसानी से समझेंगे हम। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया, जिन लोगों ने ए लगाया था बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, पहला कथन, भौतिक पूंजी के अंतर्गत नगद, मुद्रा और कच्चा माल आता है। तो भौतिक पूंजी और आपको दूसरी चीज़ क्या समझे, कार्यशील पूंजी। तो कार्यशील पूंजी मतलब वो पूंजी होता है जो आज आया फिर कल चला गया, आया और चला गया। तो कौन सी इसके अंतर्गत आएगी, नगद, मुद्रा इसके अंतर्गत आती है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत। कच्चा माल कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है, क्योंकि कच्चा माल आता है प्रोड्यूस होकर के रॉ मटेरियल आता है और फिर फाइनल प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन के अंतर्गत चला जाता है। तो इससे किस में है, भौतिक पूंजी है या फिर कार्यशील पूंजी है। तो ये कार्यशील पूंजी है। तो अब उम्मीद आपको समझ में आएगा, इसको अस्थायी पूंजी नहीं कहते हैं, इसको कार्यशील पूंजी कहते हैं। तो इसलिए गलत हो गया। दूसरा चीज़ समझिए कि जो मशीनें होती हैं, भवन होता है, औजार होते हैं, ये अस्थायी होते हैं। आप क्या रोज़ रोज़ भवन खरीदते हैं या फिर रोज़ मशीनें खरीदते हैं? औजार तो रोजाना नहीं खरीदते हैं, एक बार खरीद लिए लंबे समय तक इसको संचालित करते हैं। तो ये सारी किस में आते हैं, अस्थायी पूंजी में। और यहाँ पे नगद, मुद्रा, कच्चा माल ये सारे कार्यशील पूंजी में आते हैं। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। और भौतिक पूंजी को दो रूपों में विभाजित करते हैं, कार्यशील पूंजी और एक गति मतलब अस्थायी पूंजी, दो में डिवाइड करते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव पूंजी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए कह रहा है, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की ही भांति प्रतिफल प्रदान करते हैं। कथन दो कह रहा है कि जब शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं के द्वारा मानव संसाधनों को विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी कहते हैं। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया बिल्कुल सही किया है। देखिए अगर आपके मतलब आप मान लीजिए किसी ऐसे रीजन से हैं जहाँ पे लोगों की क्या होता है, उनकी स्थिति ऐसी है कि वो चल नहीं पाते तेज, थोड़ा सा काम करने के बाद थक जाते हैं। तो वहाँ पे क्या चीज़ है, वो कहीं ना कहीं बढ़िया कर नहीं पाएंगे या फिर उनको स्किल ही नहीं है, मतलब शरीर से केवल वजन उठाने के काबिल हैं, दिमाग से बिल्कुल भी पैदल हैं, एकदम पैदल हैं। तो उससे क्या होगा, वहाँ पे कोई उद्योग लगाना चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लोगों से उद्योग सर पे उठा के नहीं चलाना है, उनके दिमाग से चलवाना है। मशीन पे काम चलाने का पता चला हाथी डाल के काट कर लिए, तो ऐसे कंडीशन में नहीं होगा। इसीलिए मानव पूंजी में निवेश करना भौतिक पूंजी की ही भांति है कि जब कोई राज्य सरकार बेहतर शिक्षा देती है, कौशल प्रदान करती है, तो क्या होता है, लोगों उद्योगों में काम करने के काबिल होते हैं और उद्योग उधर आकर्षित होती है। उम्मीद आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। अगला टॉपिक भी जो शिक्षा दिया है, स्वास्थ्य दिया है, तो जो अभी हमने समझा कि अगर कोई चल नहीं पाता, थोड़ा थकान हो तो मतलब कुपोषित है, सीधा कहें तो कुपोषित व्यक्ति है, तो वो कैसे उद्योग में काम कर सकेगा। कोई उद्योग ओनर उसको रखेगा ही नहीं, क्योंकि इंश्योरेंस उसको हमेशा रखना पड़ेगा, क्योंकि कब गिर जाए कोई ठिकाना तो रहेगा नहीं। तो जब किसी व्यक्ति को शिक्षा दिया जाता है और स्वास्थ्य दिया जाता है, बढ़िया से काम कर पाएगा, शारीरिक और बौद्धिक रूप से दोनों सक्षम है, तो वो क्या है, मानव संसाधन है जो किसी न किसी अर्थव्यवस्था को विकसित करने में अपनी भूमिका निभाता है। मानव पूंजी का निर्माण इसी तरीके से होता है अगर हम उसको शिक्षा बेहतर देते हैं, स्वास्थ्य देते हैं। उम्मीद आपको समझ में आएगा। ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़िया थी। और अब मतलब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अगर आप पढ़ते देखे होंगे तो वहाँ पे भी इनकी थोड़ी सी जिक्र की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीय क्षेत्र में सम्मिलित है। तो बताइए कौन सा सम्मिलित है। अभी हमने समझा था इसको, क्वेश्चन को उम्मीद है सभी लोग कर लेंगे। कथन ए दिया विनिर्माण, कथन बी दिया पशुपालन, सी दिया उत्खनन, डी दिया वानिकी। अगर सभी लोगों ने उस क्वेश्चन को आसानी से समझा होगा, जहाँ पे हमने आलू और उसके बाद फिर किस चीज़ की बात की है, चिप्स की बात किए थे, मैन्युफैक्चरिंग, और फिर उसके बाद पैकेट में पैकिंग आपके पास आ गया। आप समझोगे तो बहुत आसानी से कर लेंगे। द्वितीय क्षेत्र, जिन लोगों ने विनिर्माण लगाया था बिल्कुल सही लगाया है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत विनिर्माण आता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक कह रहा है, वे क्रियाएं जो वेतन या लाभ के उद्देश्य से की जाती हैं उसके लिए पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है, बाजार क्रियाएं कहलाती हैं। कथन दो कह रहा है, जिन क्रियाओं में 100 उपभोग के लिए उत्पादन होता है वे गैर बाजार क्रियाएं के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें से क्या पूछा है, असत्य पूछा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें लगाया है डी, उनका बिल्कुल सही काम किया है। इसमें डी सही आंसर है, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे वेतन या लाभ के उद्देश्य से कोई भी कार्य किया जाता है तो उसको एक सैलरी दी जाती है, पारिश्रमिक दी जाती है, उसका भुगतान किया जाता है। तो बताइए जो राष्ट्रपति को पैसे दिए जाते हैं वो क्या है, पारिश्रमिक है या फिर उनको मतलब ये उनको बस एक तरह से समझ लीजिए कि खर्चे दिए जाते हैं, पारिश्रमिक उनको नहीं दिया जाता, बस खर्चे दिए जाते हैं। वैसे ही दूसरा पे दिया है, क्रियाओं में 100 उपभोग के लिए, अगर आप जीवन निर्वाह के लिए कोई चीज़ उत्पादन करते हैं तो उसको बगैर बाजार क्रिया कहते हैं, बाजार क्रिया नहीं कहते हैं। इसीलिए महिलाओं के द्वारा जो काम किया जाता है भारत में, उनको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो बाजार के लिए नहीं, स्वयं के लिए काम करती हैं। हमारे वहाँ सारा चीज़ भारतीय मतलब पूरा भारत की सीमा के अंतर्गत उत्पादित होने वाली सेवाओं को हम जीडीपी में काउंट करते हैं। महिलाएं क्या करती हैं, वो अपने जीवन निर्वाह के लिए प्रोडक्शन करती हैं, घर में खाना बनाते हैं, तो उनको हम बाजार में काउंट न करने की वजह से उनके जीडीपी में काउंट नहीं होता है। उम्मीद आपको समझ आएगा। इसमें दोनों कथन बिल्कुल सही थे, डी इसका सही आंसर था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत तृतीय क्षेत्र में सम्मिलित है। क्या है इसमें तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित? एक दिया है बैंकिंग,
2 दिया है शिक्षा, 3 दिया है स्वास्थ्य और 4 दिया है संचार। तो बताइए इनमें से कौन कौन से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही काम किया। बैंकिंग क्या करती है, आपको अकाउंट की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। आप एटीएम लेकर के जाएंगे, पैसे निकालेंगे, डालेंगे, तो आपको बैंकिंग की सुविधा प्रदान करती है। स्वास्थ्य शिक्षा में आप एजुकेशन में जाएंगे तो ऐसा तो नहीं, वो आपको क्या करते हैं कि बिस्किट पे प्रोड्यूस करके देते हैं, आपको तो एजुकेशन देते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये सर्विस हो गई। स्वास्थ्य में तो आपको डॉक्टर सर्विस देता है। संचार में आप मोबाइल से बात करते हैं, देख ही रहे हैं वीडियो तो उसके थ्रू भी कर लेते हैं। ये सभी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत है। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 कह रहा है तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती हैं बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। तीसरा कथन कह रहा है द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन असत्य है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिए होंगे। तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं दे करती बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती हैं। क्या ये सही है। दूसरा कथन दिया हुआ है द्वितीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। क्या इन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने माना है दोनों गलत हैं तो बिल्कुल सही काम किया। देखिए तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां क्या करती हैं, वो कहीं ना कहीं स्वयं वस्तुओं का उत्पादन नहीं करती हैं बल्कि उस प्रक्रिया में भाग लेती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे किसान एक होता है और अपने चावल को मंडी तक लेके जाता है, तो कैसे लेके जाता है, यहाँ पे ट्रक लेता है और ट्रक वाला क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे जो कह रहा है कि उत्पादन प्रक्रिया में सहयोग नहीं करती हैं बल्कि स्वतः ही वस्तुओं का उत्पादन करती है, बिल्कुल गलत है। उत्पादन प्रक्रिया में ये सहयोग करती हैं और जो होता है वस्तुओं का स्वतः उत्पादन नहीं करती हैं, तो ये सही हो जाता है। लेकिन यहाँ पे दोनों सेंटेंस पलट दिया था। दूसरा चीज़ देखें तो द्वितीय क्षेत्र में को सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो बिल्कुल गलत है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कहते हैं, विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं द्वितीय क्षेत्र को। तो यहाँ पे दोनों गलत था। असत्य पूछा था तो असत्य सी था। चलिए अगला क्वेश्चन है, खूब बड़ा क्वेश्चन है। नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पादन को की सही तरीके से व्याख्या करता है, जीडीपी की सबसे अच्छी व्याख्या कौन सा करता है, उसमें से आपको ये बताना है। कथन ए कह रहा है किसी विशेष वर्ष में देश के करदाता नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी मध्यवर्ती वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। कथन बी कह रहा है किसी भी विशेष वर्ष में देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर उस सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। सी कह रहा है किसी भी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। डी कह रहा है किसी विशेष वर्ष में देश के गरीबी रेखा से ऊपर के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य। तो बताइए इनमें से कौन से कथन सही हैं, जीडीपी को सही तरीके से रिप्रेजेंट कौन सा कथन कर रहा है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने लगाया है कि एक घरेलू सीमा के अंदर किसी विशेष वर्ष में देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को जीडीपी कहते हैं, तो बिल्कुल सही काम किया आपने। इसमें सी आंसर करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन 1 दिया है भारत के लोगों को सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त है। कथन 2 दिया है भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं का है। बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। और जिन लोगों ने इसमें सी लगाया है उनका बिल्कुल सही है। अब बताइए एग्रीकल्चर किस में आता है, प्राइमरी में ही आता है ना। हमारे वहाँ एग्रीकल्चर में काफ़ी बड़ी संख्या लगी हुई है। और अन्य तरीके जैसे कि पशुपालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया और अन्य चीज़ें हो गई, वो सारी प्राथमिक सेक्टर में आती हैं। मत्स्य पालन हो गया, वो सभी प्राइमरी में, इसलिए बहुत बड़ी संख्या लगी हुई है प्राइमरी सेक्टर में। ये तो बिल्कुल सही हो गया कि ये सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है। अगर द्वितीय क्षेत्र में सबसे अधिक कौन सा सेक्टर देता है तो आपको ये पूछे तो आप टेक्सटाइल लगा सकते हैं, क्योंकि टेक्सटाइल बहुत बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार देता है। चलिए दूसरा देखते हैं। इसमें जो कह रहा है कि भारत की जीडीपी में सबसे अधिक योगदान तृतीय क्षेत्र का है कि वस्तुओं का उत्पादन और सेवाओं का है, तो ये बिल्कुल सही है। तृतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा योगदान देता है भारत में। दोनों कथन सही थे, इसका आंसर सही सी था। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है। कथन ए दिया है मिश्रित अर्थव्यवस्था, बी दिया है गांधीवादी अर्थव्यवस्था, सी दिया है सामाजिक अर्थव्यवस्था और डी दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। बताइए भारतीय अर्थव्यवस्था का इसमें से कौन सा लक्षण है। उम्मीद है सभी लोग आंसर लगा लिए होगा। इसको तो बहुत आसानी सभी लोग लगा लिए होंगे। मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब यहाँ समझने की ज़्यादा जरूरत है। देखिए गवर्नमेंट जब हम लोग आज़ाद हुए, भारत सरकार आज़ाद हुई, तो उस समय कंडीशन ऐसी थी कि निजी सरकार के हाथों में, निजी कंपनियों के हाथों में देश की सारी चीज़ें सौंपना गलत था और केवल सारी चीज़ें उत्पादन हम खुद भी नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उस समय धीरे धीरे चीज़ें, मतलब बहुत सारी चीज़ें तो खुद ही गवर्नमेंट उत्पादन करती, लेकिन बाद में धीरे धीरे प्राइवेट हाथों में सौंपने शुरू कर दी गई, क्योंकि अब लगता था कि देश के लोग जागरूक हो गए हैं और यहाँ पे डोमिनेंस किसी एक कंपनी का नहीं हो पाएगा, तो ऐसे किया गया। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट यहाँ अपनाया गया। सरकार बहुत सारी, देखिए अभी भी क्यों हमारे वहाँ आप लोग सोचते होंगे कि क्यों गवर्नमेंट सारी चीज़ें करती है, तो देखिए ग्रामीण क्षेत्र में अब जाके रोड टाटा तो नहीं बनाएगा,
या फिर बिरला नहीं बनाएगा, अडानी भी नहीं बनाएगा। क्यों बनाएगा? वहाँ पे गाँव जाके लोग पशुपालन कर ढंग से कर नहीं पाते तो वो लोग टैक्स कैसे देंगे? तो आप ऐसे भी समझ सकते थे। तो गवर्नमेंट की ज़रूरत इसीलिए होती है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की ये चीज़ें कर ले। या फिर हम दूसरे तरीके से समझें तो जो भी डिफेंस से संबंधित प्रोडक्ट होते हैं तो उनका उत्पादन अगर ये करेंगे तो दूसरी कंपनी में अगर इनको ज़्यादा पैसे दे करके डेटा लेना चाहेगी तो दे देंगे ये, क्योंकि ये तो व्यापारी हैं। तो इसलिए भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था के संगठित क्षेत्र के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी, बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि का कोई प्रावधान नहीं होता है। दूसरा दिया है, संगठित क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जहां रोजगार की अवधि नियमित होती है। यहाँ संगठित क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा हुआ था। तीसरा कथन कह रहा है, संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं जिन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा संगठित क्षेत्र के संबंध में सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, संगठित क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जो सरकार के नियमों के अंतर्गत काम करता है। सरकार जितनी मिनिमम वेज घोषित कर देती है उसी के अंतर ये अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं, उससे नीचे किसी को वेतन नहीं देते हैं। जो कि पहला कथन कह रहा है कि अपने कर्मचारियों को सवेतन छुट्टी एवं बीमारी के कारण छुट्टी इत्यादि के प्रावधान नहीं होते, तो ये गलत है। छुट्टी के प्रावधान होते हैं, मतलब छुट्टी होता है तो उस दिन भी उनको वेतन मिलता है। पहला गलत हो गया। जैसे आप एक को कट करेंगे आप आसानी से आंसर पर जा सकते थे, लेकिन अन्य चीज़ें भी बिल्कुल सही है। संगठित क्षेत्र में वे उद्योग आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, लेकिन आपको पता होगा कि जो अनरेगुलेटेड होते हैं, मतलब असंगठित क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे 8 घंटा से भी ज़्यादा लोगों को काम करवाया जाता है और कोई पैसा नहीं दिया जाता है उसके लिए, क्योंकि ये मान के चला जाता है कि ये मजबूर है और मजबूरी में उसका फ़ायदा उठाया जाता है, शोषण किया जाता है। और अन्य तरह की भी चीज़ें हैं असंगठित क्षेत्र में। अगर उसका मालिक जो पसंद करता है किसी कर्मचारी तो ही रखेगा, नहीं पसंद करता तो लात मार के बाहर कर देता है। या हायर एंड फायर का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, आज हायर किए, कल अगर पसंद नहीं है तो निकाल के बाहर कर दिए। तीसरा कथन देखें तो संगठित क्षेत्र सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है। तो बिल्कुल सही है। एक चीज़ यहाँ याद रखिएगा कि कई बार देता है कथन में कि असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम कानून नहीं होता, तो गलत है। नियम कानून होते हैं लेकिन उसका वो पालन नहीं करते हैं। तो इसमें सही आंसर था 2 और 3। जिन लोगों ने 2 और 3 लगाया था उनका बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? ए दिया है राज्य का, बी दिया है व्यक्ति का, सी दिया है व्यक्ति और राज्य दोनों का, और डी दिया उपयुक्त में से किसी का भी नहीं। तो बताइए विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों की रक्षा करता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। व्यक्ति और राज्य दोनों का करता है। कैसे करता है बताइए? जो भारत का विकास मॉडल है, भारतीय उद्योगों का तो कहीं ना कहीं प्रोविजन है, भारतीय उद्योग भी इसे लाभ कमाते हैं। जैसे रेलवे हो गया, कहीं ना कहीं वो भी, रेलवे तो ज़्यादातर घाटे में ही चलता है लेकिन उसको लाभ में नहीं जोड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य के हितों का भी करता है। जैसे दूसरे रेलवे का ना लीजिए तो आप डिफेंस को ले सकते हैं। डिफेंस में बहुत सारे प्रोडक्ट DRDO डेवलप करता है, तो राज्य को भी कहीं कहीं बेनिफिट होता है और व्यक्ति को तो होता ही है, क्योंकि किसी प्राइवेट कंपनी का डोमिनेंस नहीं स्थापित हो पाता, इसलिए व्यक्ति और राज्य दोनों को बेनिफिट होता है भारतीय विकास मॉडल के कॉन्सेप्ट से। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था के असंगठित क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको असंगठित क्षेत्र के बारे में बताना है। पिछले में संगठित हमने देख लिया, यहाँ असंगठित के बारे में बताइए। कथन ए दिया, असंगठित क्षेत्र के लिए कोई नियम या विनियमन नहीं होता है। 2 दिया है, यहाँ रोजगार सुरक्षित नहीं होता है और श्रमिकों को बिना किसी कारण से हटाया जा सकता है। तो बताइए इनमें से असंगठित क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया। जिन लोगों ने 2 लगाया बिल्कुल सही काम किया। देखिए अभी हमने कुछ देर पहले ही समझाया कि असंगठित क्षेत्र के लिए नियम और विनिमय होते हैं, इनके लिए नियम और विनियम होते हैं, बिल्कुल सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज तरीके जैसी ही होती हैं, लेकिन ये उसका पालन नहीं करते हैं क्योंकि इनके ऊपर कोई भी दबाव नहीं होता, क्योंकि ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जब रजिस्टर नहीं है तो गवर्नमेंट इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई भी नहीं कर सकती है। दूसरा यहाँ पे कथन क्यों सही है? पहला तो गलत था क्योंकि इनके ऊपर नियम और विनिमय होते हैं लेकिन ये लागू नहीं करते हैं। दूसरा चीज़ देखें तो रोजगार सुरक्षित नहीं होता, तो ये बिल्कुल सही है। अभी हमने हायर फायर का कॉन्सेप्ट समझा था कि हायर किए फिर लात मार के बाहर कर दिए, हायर फायर का कॉन्सेप्ट यहाँ चलता है, तो ये तो सही था। दूसरा इसका भाग देखें, श्रमिकों को बिना किसी कारण के कार्य से हटाया जा सकता है, तो ये बिल्कुल सही है। इसीलिए मजबूर होकर बेचारे, अगर एक ओनर बोलता है 8 घंटे कार्य करो तो वो 8 घंटे तक काम करते हैं। यही रीज़न है कि उनको कभी भी हटाया जा सकता है, इसलिए ओनर को एक खुश करने के लिए काम करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर्ज को अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? तो बताइए अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत कौन कौन से इसमें आते हैं, आपको ये बताना है। कथन ये दिया मित्र के द्वारा, 2 दिया है व्यापारी के द्वारा, 3 दिया साहूकार द्वारा, 4 दिया रिश्तेदार के द्वारा। तो बताइए इनमें से किसको अनौपचारिक ऋण के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही काम किया है। इन सबको हम किसके अंतर्गत रखते हैं? असंगठित के अंतर्गत, अनौपचारिक के अंतर्गत ऋण को ये मानते हैं। क्यों अनौपचारिक है ये? क्योंकि यहाँ पे कोई रेट फिक्स नहीं होता है, पहली बात। दूसरी चीज़ें, इनका कोई डेट फिक्स नहीं होता है कि कब तक के लिए है, और बदले में क्या लेंगे ये भी कोई फिक्स नहीं होता है।
जैसे कि मित्र हो गया, कोई ब्याज थोड़ी लेता है, रिश्तेदार लेते हैं तो ये भी कभी ब्याज नहीं लेते हैं, लेकिन व्यापारी इसके ब्याज का कोई सीमा नहीं होता कि किस रेट का ब्याज लगाएगा, इसका तो रेट चक्रवृद्धि ब्याज से भी तेज आगे बढ़ता है। और साहूकार का भी यही हाल है, ये भी आपके पैसे नहीं दिए तो आपका ज़मीन, मतलब ये दिया 20,000 तो आपको 2 लाख की ज़मीन रख लेगा अपने हाथ। तो ये कंडीशन चलता रहता है, यहाँ पे कोई चीज़ फिक्स नहीं होती क्योंकि ये अनौपचारिक है, यहाँ पे कोई चीज़ निश्चित नहीं होती है। तो जिन लोगों ने डी लगाया था बिल्कुल सही है, ये सभी अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किन लोगों के द्वारा दिए गए कर, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। चलिए यहाँ देखिए, औपनिवेशिक काल में विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में संलग्न जनसंख्या के आधार पर निम्नलिखित क्षेत्रों को घटते क्रम में लगाइए। जब ब्रिटिश शासन हमारे वहाँ था तो उस कंडीशन में भारतीय जनसंख्या किन किन क्षेत्रों में संलग्न थी उनको घटते क्रम में लगाना है, आपको ये बताना है। तो बताइए सबसे ज़्यादा जनसंख्या उस समय किस सेक्टर में लगी थी, आपको ये सोच के बताइए। पहला दिया कृषि, दूसरा दिया विनिर्माण और चौथा दिया सेवा क्षेत्र। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा, और जिन लोगों ने इसमें लगाया सी उनका बिल्कुल सही है, क्योंकि एग्रीकल्चर में तो जनसंख्या संलग्न थी यहाँ पे, और दूसरा विनिर्माण क्षेत्र में और सेवा क्षेत्र में, इन सब में लगी हुई थी। सी इनमें सही है, क्योंकि देखिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस में लगी हुई थी, तो उस समय कृषि सेक्टर में था, आज भी कृषि सेक्टर में ही लगी हुई, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र में उस समय जनसंख्या बहुत कम थी। आप लोगों को पता होगा कि वहाँ पे भी औद्योगिकरण हो गया था, क्योंकि उद्योगों का धीरे धीरे विनाश हो गया था, क्योंकि यहाँ से कच्चे माल यूरोप जा रहे थे, यूरोप से बनी हुई वस्तुएं भारत में आ रही थी। तो ऐसे में जो भारत के विनिर्माण वाले उद्योग थे वो धीरे धीरे विनाश नष्ट हो गए, और जो भी औद्योगिक शिल्पी थे वो धीरे धीरे कृषि में शिफ्ट हो गए। तो आप ऐसे अंदाजा लगा सकते थे कि विनिर्माण क्षेत्र का हालत एकदम खराब हो गया था, और लगभग 10% लोग ही उसमें रोजगार करते थे। सेवा क्षेत्र में तो आपको पता होगा दास, पुलिस, ये सारे किसके अंतर्गत काम करते थे, उन्हीं के अंतर्गत तो सेवा सेक्टर सबसे ज़्यादा रोजगार देता, तो दूसरा हो गया। तो आप ऐसे में लगा सकते थे सी आसानी से। आज भी तो सेवा सेक्टर काफ़ी ज़्यादा योगदान दे रहा है, लेकिन रोजगार नहीं दे रहा है, याद रखिएगा। रोजगार सबसे कम देता है सेवा सेक्टर वर्तमान में सबसे ज़्यादा कौन देता है, तो द्वितीयक और प्राइमरी देते हैं ज़्यादा, उनमें भी सबसे ज़्यादा प्राइमरी देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत आधारित संरचना में से कौन से घटक शामिल हैं। औपनिवेशिक शासन की बात कर रहा है और उसके अंतर्गत पूछ रहा है कि आधारित संरचना में निम्नलिखित में से कौन से घटक सम्मिलित थे। तो आपको ये बताना है, ए दिया है रेल, पत्तन, जल परिवहन, डाक तार। बी दिया है रेल, संचार, विनिर्माण, सेवा क्षेत्र। सी दिया है स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा प्रसार, सांस्कृतिक प्रसार। डी दिया है इनमें से कोई नहीं। आप इन क्वेश्चनों को आसानी से ऐसे कर सकते हैं कि बताइए, आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में रख लीजिए यूरोपियन को, वो यूरोपियन इनमें से कौन कौन से काम करेंगे जैसे यूरोपियन को लाभ हो। तो बताइए मैन्युफैक्चरिंग करके यूरोपियन को कोई लाभ होगा, भारत में कोई भी लाभ नहीं होगा। क्या यहाँ से प्रोडक्ट बना के ले जाएंगे बीवी के लिए, तो ऐसा नहीं होगा। तो अब भी दो को कट कर सकते हैं। शिक्षा, क्या यहाँ पे लोगों को शिक्षित करने आए हैं या फिर सांस्कृतिक प्रसार करने आए हैं, नहीं आए हैं, तो दो भी कट कर सकते, बी और सी कट कर सकते थे, इनमें से कोई भी नहीं। तो अभी हम इसको होल्ड करते हैं और पहले देखते हैं रेल का। यहाँ से कच्चे माल तो आपको पता होगा यूरोप लेके जाते थे, बंदरगाह तक रेलवे से पहुँचाते थे कच्चा माल, फिर जल परिवहन के द्वारा उसको अपनी घर पहुँचाते, यूरोप लेके जाते थे, यूरोप के द्वारा संदेश इधर उधर ट्रांसफर भी करते थे। तो सबसे परफेक्ट हमारा आंसर ये निकल रहा है, तो ये को हम लगाएंगे। और इन सबको ऐसे आप कट कर सकते थे कि वहाँ पे ये समाज कल्याण के लिए नहीं आए थे, लाभ के लिए आए थे, और ये किसी तरह का सांस्कृतिक प्रसार या फिर शिक्षा प्रसार, मैग्ना कार्टा के नाम सुने होंगे, तो वो चीज़ें यहाँ पे नहीं थी, छोड़िए उसके बारे में डिस्कस करना यहाँ सही नहीं है। शिक्षा सेवा के लिए, सब के लिए कुछ भी नहीं करने वो आए थे। अगर करने आए होते तो यहाँ पे भूख हड़ताल से लोग इतनी बड़ी संख्या नहीं मरती। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रित अर्थव्यवस्था का सर्वोत्कृष्ट वर्णन करता है। आपको ये बताना है मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे बढ़िया व्याख्या कौन से इनमें से कर रहा है। कथन ए दिया, आर्थिक नियोजन विकास में केंद्र और राज्यों की समान भागीदारी। बी दिया है निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के विद्यमानता। और सी दिया है औद्योगिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र का अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान। डी दिया है कुटीर एवं बृहद एवं कुटीर उद्योगों का सह अस्तित्व। बताइए इनमें से मिश्रित अर्थव्यवस्था के संबंध में कौन सा सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे देखा निजी और सार्वजनिक दोनों का क्षेत्रों का विद्यमान होना, तो बिल्कुल सही काम किया। देखिए जहाँ पे केवल निजी क्षेत्र होते हैं उसको क्या कहते हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जहाँ पे केवल सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं उसको समाजवादी अर्थव्यवस्था। अब भारत ने क्या किया, दोनों को अपना लिया, तो दोनों को अपना लिया इसलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गया। तो ऐसे आप इस चीज़ को कर सकते थे। जिन लोगों ने बी लगाया था बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि श्रम पूंजी से सस्ता है तो अधिक श्रम प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ये अप्लाइड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यदि श्रम की अपेक्षा पूंजी सस्ती है तो उत्पादन की अधिक पूंजी प्रधान विधियों का प्रयोग होगा। ये किसके संबंध में विवरण दिया हुआ है, आपको ये बताना है। ए कह रहा है स्वतंत्र अर्थव्यवस्था, बी कह रहा है समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी कह रहा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, डी कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो बताइए किसके संबंध में है।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लगाया बिल्कुल सही काम किया है। देखिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कैसे काम करता है, ये कहता है अगर श्रम का लागत ज़्यादा आ रहा है, मतलब मजदूरों को ज़्यादा वेतन देना पड़ा है, तो ये तुरंत टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी में एक ही बार खर्चे आते हैं। और जैसे ही आपको पता चलेगा कि टेक्नोलॉजी के खर्चे ज़्यादा आ रहे हैं, श्रम के खर्चे कम आ रहे हैं, तो ये लोग शिफ्ट करके किधर आ जाते हैं, ह्यूमन पावर के अंतर्गत, श्रम पूंजी के अंतर्गत आ जाते हैं। ये मजदूरों को रखना, हायर करना शुरू कर देते हैं। ये ऐसे काम करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये लाभ के लिए काम करते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा लाभ प्राइमरी होता है। अगर ये लाभ के लिए नहीं काम करें तो डूब जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच सही अंतर स्पष्ट करता है। ये दिया है, भौतिक पूंजी निर्माण एक आर्थिक एवं तकनीकी प्रक्रिया है, जबकि मानव पूंजी के साथ ऐसा नहीं है। दो कह रहा है कथन, मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, जबकि भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता है। कथन 3 कह रहा है, भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं की भांति दृश्य होती है, तो वहीं मानव पूंजी अदृश्य होती है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है, किसके संबंध में, भौतिक पूंजी और मानव पूंजी के बीच का सही अंतर स्पष्ट करता है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया उनका बिल्कुल सही है। देखिए भौतिक पूंजी क्या होता है, लैंड हो गया मशीनें हो गई, अन्य चीज़ें, इस तरह की जो चीज़ें आपको दिखती हैं ये भौतिक पूंजी है। इनको बेच करके आप मार्केट से पैसे फिर प्राप्त कर सकते हैं। सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब चीज़ें भौतिक चीज़ें हैं। लेकिन आपके पास बौद्धिक चीज़ें, आप बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है या फिर जियोग्राफर हैं बहुत बढ़िया, तो ये क्या चीज़ें हैं, ये आपको इसको बेच पाएंगे, नहीं बेच पाएंगे। मानव पूंजी ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन भौतिक पूंजी ऐसा कर सकता है। तकनीकी, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, आप उसको बेच सकते हैं, या फिर लैपटॉप है तो उसके द्वारा किसी का फॉर्म भर करके आप पैसे कमा सकते हैं। तो बेचना ही हुआ ना, आप अपनी सर्विसेज बेच रहे हैं। या फिर आपके पास सोना है तो उसको बेच करके आप पैसे कमा ले रहे हैं। लेकिन आपके पास बहुत बढ़िया मैथ का क्वेश्चन लगा लेते तो आप ये बोलेंगे कि ले लो मैं मैथ का क्वेश्चन लगा के बेच रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे ना। तो ये बेचा नहीं जा सकता, पहला कथन सही था। दूसरा कथन देखें, मानव पूंजी को बेचा नहीं जा सकता, तो ये अभी हमने देख ही लिया। लेकिन भौतिक पूंजी को बेचा जा सकता, तो ये बिल्कुल सही है, पहले के अकॉर्डिंग हम एक्सप्लेन कर लिए। तीसरा कथन देखें तो भौतिक पूंजी अन्य वस्तुओं की भांति दृश्यमान होती है, तो यहाँ पे आपको समझ ही आ गया पहले ही, क्योंकि मशीन हो गया, गोल्ड हो गया और सिल्वर हो गया, सारी चीज़ें दिख रही हैं, तो इसको हम बेच सकते हैं। वहीं मानव पूंजी अदृश्य होती है, इसको हम देख नहीं सकते। आपको बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन है तो हम देख के बता देंगे क्या गया, आप बहुत बढ़िया मैथमेटिशियन नहीं देख के बता पाएंगे ना। तो ऐसे आप इस चीज़ को समझ सकते थे, क्योंकि अदृश्य होती है, अमूर्त होता है, अब्स्ट्रैक्ट होता है, तो हम उस चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, देख के नहीं बता पाएंगे कि वो उनके अंदर कितना विद्यमान है, उनका कौशल कितना अच्छा है, जब तक वो करके ना दिखाएं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा ये सारा। इसमें टोटल 35 क्वेश्चन थे। आपको जो भी सीरीज में सही हुआ हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कैसा लगा ये चीज़। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।